इन रिदम विद चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये शाश्वत सत्य है। हर समय परिवर्तन होता रहता है। मेरा बैकग्राउंड है वो डिफेंस से है। मैं एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो था, सीएच काउंटर हाईजैकिंग स्क्वाड्रन। आप बहुत सारे बच्चे फ्लाइट में ट्रैवल करते होंगे, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया होगा। जब आप फ्लाइट में जाते हो आपके साथ में 2 कमांडो रहते हैं हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए। जब मैं एनएसजी में था मुझे मौका मिला 20-22 देशों में भ्रमण करने का, विजिट करने का, जाने का, वहाँ के कल्चर को देखने का। ज़्यादातर जो कमांडोज जाते हैं, ज़्यादातर सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं। मिडिल ईस्ट बोले तो अपनी गल्फ कंट्रीज़ में। वहाँ की जलवायु अपने राजस्थान की जलवायु एक जैसी है, तकरीबन वैसा ही सूखा है, तकरीबन वो ही बारिश की कमी है, मिट्टी भी एक जैसी है, भौगोलिक परिस्थिति भी एक जैसी है। एक फ़र्क है, हमारे यहाँ पे मानसून आती है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आती है और वहाँ पे मानसून आती है सर्दियों में। अभी नवंबर, दिसंबर में उनके मानसून का समय रहता है, उनके बरसात का समय रहता है, जो बहुत कम होती है। वहाँ से काफ़ी चीज़ें देखी कि हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं। आप सब लोगों के दिमाग में एक इमेज आएगी, एक पिक्चर आएगी कि भाई किसान क्या होता है। किसान का नाम लेते ही दिमाग में एक पिक्चर आती है, एक गरीब सा इंसान जो ऊपर आसमान में देख रहा है, फटे हुए कपड़े हैं, धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, बारिश का वेट कर रहा है कब, और नीचे सूखी जमीन पड़ी है। एक ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें दी है या फिर हमारे समाज में हमने देखी है। इच्छा थी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी खेती करते थे, पापा खेती करते थे, मैं फोर्स में चला गया, लेकिन डीएनए में खेती थी। तो उस इमेज को चेंज करना था अपने माध्यम से कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करें। मेरा ये मानना है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, पीछे वाला कदम आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो क्यों न कोई तो शुरुआत करे। जिन चीज़ों को, इतने सारी चीज़ों को देखा था, इतने सारी कंट्रीज में देखा, मेरे साथ के बहुत सारे सबॉर्डिनेट थे, हम जाते थे, वो जाते थे मॉल में घूमने के लिए, कहीं और अच्छी जगह घूमने के लिए। मैं गूगल में ढूंढता था कि कोई अच्छे फार्म है क्या, मैं वहाँ पे जाऊँ, क्या देखूँ जिसको मैं अपनी फील्ड्स में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मेरी एक ये इच्छा थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, इवन पॉलिटिशियन के बेटे भी पॉलिटिक्स में जाते हैं। क्यों कोई किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे? ये शाश्वत सत्य है। कोई भी किसान नहीं चाहता कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन खेती करे। एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत कम रिसर्च हुआ है, लेकिन रिसर्च कौन करेगा? कभी भी कोई चेंज होता है वो चेंज करती है यूथ, वो चेंज करती है यंग जनरेशन। हमें इनोवेशन करने होंगे, एग्रीकल्चर में घुसना होगा और हर तरह से सपोर्ट करना होगा, टेक्निकली सपोर्ट करना होगा। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ आपको। आज से 10-12 साल पहले की है। हमारे खेत में कुछ लौकी लगाई थी और कुछ ज़्यादा ही लग गई। मैं उस टाइम पे फोर्स में था, छुट्टी आया था। माताजी ने कहा कि बेटा ये लौकी है, 2 कट्टे भर के रखे हैं, तो इसको बाजार में दे आ। आप समझने की कोशिश करना, जब मैं बाजार में जाता हूँ मोटरसाइकिल के पीछे उसको लोड करके, बाजार वाला बोलता है 2 रुपए केजी, 2 रुपए केजी आपको पैसे मिलेंगे, 160 रुपए 80 किलो के। फिर उसके बाद एक बात और बोली कि उसमें 10% तो मेरा कमीशन है। तो दिमाग में ट्रिगर किया कि आज 3 महीने तक किसी फसल को हमने बोया है, पानी से सींचा है, इतनी मेहनत की है, आज उसकी इतना रुपए मिल रहा है और वो भी 10% वो ले रहा है बिना कुछ किए। अब ऑप्शन क्या था? या तो उनको दे दूं, घर पे लेके आएंगे तो क्या करेंगे? 0, और कुछ कर नहीं सकते। 2 मिनट खड़ा हुआ, ठंडी सांस ली, लंबी सांस ली, बगल में एक शॉप पे गया, 10 रुपए का चाकू खरीदा। उस दिन एक सबक लिया और पुण्य कमाया। जितनी भी गायें घूम रही थी, जितने नंदी घूम रहे थे, उनको सारी लौकी खिला के आया। घर पे आया, माताजी ने पूछा बेटा कितने की बेची? तुम आज तो पैसे नहीं कमाए, आज पुण्य कमाया। उस दिन से मैंने अपने आप में एक कमिटमेंट किया कि मैं कोई भी चीज अपने खेत में पैदा करेंगे वो एंड यूजर को देना है। आप पहले से प्रिपरेशन रखो, एंड यूजर तैयार करके रखो कि मैं मेरे खेत में ये चीज लगा रहा हूं तो ये कौन कौन खरीद सकता है, किस किस को मैं बेच सकता हूं। आप देखेंगे कोई भी मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो बिस्किट बनाता हो, चाहे वो कुछ भी बनाता हो, वो पहले अपनी कॉस्टिंग निकालेगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर उसकी एक प्राइस तय करेगा। फार्मर ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा नहीं करता, इसीलिए वो लॉस में है।
आप देख सकते हैं किसी भी बिजनेस में कोई लॉस में है। व्यापार कभी भी नुकसान उठा के नहीं हो सकता लंबे समय के लिए। कोई भी चीज तभी टिकी रहेगी जब वो प्रॉफिटेबल हो। तो एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिट में लाया जाए? वो तब होगा जब आप अपनी कीमत को निर्धारित करोगे। किसान को खेती करनी आती है, किसान मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ में आप लोग अपने आइडियाज लगा के कि एक किसान कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, कैसे उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है। एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा। मैंने ऑलिव का बगीचा लगा रखा है, काफी सारे लोगों ने लगा रखा है राजस्थान में, उसमें से मैं भी एक किसान हूँ। लेबनान में देखे, इजराइल में देखे, इजिप्ट में देखे, वहाँ पे ऑलिव के बहुत बड़े बड़े बगीचे थे। इजराइल से पौधे इंपोर्ट किए, लेके आए, लगाए। और पहले साल जब मेरा ऑलिव ऑयल निकला, मैंने कंपनी से कोलैबोरेशन किया, उन्होंने मेरा ऑलिव ऑयल 900 रुपये पर लीटर खरीदा। मन में खुशी भी, 900 रुपये पर लीटर काफी है, आज से 8-9 साल पहले की बात है। बहुत अच्छी रकम थी कि चलो इट्स ओके। नेक्स्ट ईयर जब ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन डबल हुआ, मैंने उनको अप्रोच किया, वो बोले हम 700 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। दोबारा वही ऑप्शन आ गया जो मैं लौकी लेके गया था बाजार में। अब क्या करूं? लेकिन ऑयल है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, आप उसको रख सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप उसको आपके पास समय है तो आप अपनी मार्केटिंग करके बेच सकते हो। मैंने उसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, सॉरी। फिर टेक्नोलॉजी की सहायता ली, आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनकी सहायता ली कि भाई मेरी मदद कीजिए। मार्केटिंग की सहायता से वो तेल मैं जो उसको 900 रुपए में बेच रहा था, मैंने 1200 रुपए लीटर बेचा 3-4 महीने के ड्यूरेशन में। तो देखो मेरे को कितनी आमदनी हुई। उसके बाद से वो जितने एंड यूजर को मैंने दिया वो सारे मेरे कस्टमर बन गए। आज मैं 3 से 4 महीने में, मेरा ऑलिव की हार्वेस्टिंग होती है अगस्त सितंबर में, 3 से 4 महीने में अप्रोक्स 800 से 1000 लीटर तेल 3 से 4 महीने में बेच देता हूँ और 2000 रुपए लीटर बेचता हूँ, ऑल ओवर इंडिया बेचता हूँ। वो कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की सहायता से। वो कैसे हुआ? एंड यूजर से जुड़ो। एंड यूजर से जुड़े, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को देखा कि अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो वो आपका यूज करेंगे। हर इंसान अच्छी चीज खाना चाहता है, अच्छी चीज से जुड़ना चाहता है, बशर्ते आपकी रीच हो। तो जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं, समाज आपसे बहुत कुछ चाहता है। कल मेरे से एक बच्ची सवाल कर रही थी कि बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। सुसाइड कौन करता है? सुसाइड तब करता है जब आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। जो पैदा कर रहा है खेत में, उसको उतना ही आता है कि वो पैदा कर सकता है। उसके बाद में चैलेंजेस हैं कि उसको कहाँ बेचें। आप बाजार में लेके जाओगे, एक बैठा है, कोई भी मार्केट में खरीदने वाला बैठा है, वो आपको बताएगा इतने रुपए लेंगे, उसके पास रास्ते ही नहीं, बंद हो गए रास्ते। वो रास्ते आप क्रिएट कर सकते हो। ये आज आपके लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, ये मार्केट है, मोबाइल नहीं है, मार्केट है। इसकी सहायता से प्रोजेक्ट बनाइए और ये सोचिए कि समाज से हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो हम समाज को क्या दे सकते हैं, किस माध्यम से दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। बीइंग अ डिफेंस पर्सन, मैं आराम से अच्छी जॉब में जा सकता था, एक सर्विसमैन कोटे से अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल सकती थी। MA BEd हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकता था। इच्छा थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ परिवर्तन करना है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। और इसमें भी एक बात और है, हम एग्रीकल्चर समझते हैं तो दिमाग में आती सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, पैसे पेड़ों पे लगते हैं। शर्त यह है कि आपको सही पेड़ों का चुनाव करना है, आपके एरिया के हिसाब से कौन से सही पेड़ हैं उनका चुनाव करना है। जैसे सैंडलवुड फार्मिंग, अभी पिछले 10-12 साल से सैंडलवुड फार्मिंग अपने हिंदुस्तान में कॉमन हो गई, हर जगह कोई भी लगा सकता है। जो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए 2016 में अलाउ कर दिया कि आप कोई भी लगा सकता है। 10 to 15 ईयर के सैंडलवुड के प्लांट की जो कीमत है आज के टाइम में 3 लाख रुपए। आप ये देखिए, बच्चा घर में पैदा हुआ, आप 10 चंदन के पेड़ लगाओ, जब वो 20-22 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो आपके पास ये मानिए 25-30 लाख रुपए का एक बैलेंस हो गया। और किसी भी चीज से आप इकट्ठे नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे स्मार्ट आइडियाज हैं, हम इनको लेके आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी नेक्स्ट जो रेनी सीजन आए, उसमें 2, 4, 5, 10 पौधे सैंडलवुड के लगाओ, बहुत जरूरी है। मदर नेचर जो प्रकृति है, हम इसको कुछ नहीं दे रहे। बहुत सारी बच्चियां सेल्फी खींच रही थी पौधों के साथ में, फूलों के साथ में। बेटा कुछ लगाओ धरती पे हम लगाएंगे तभी सरवाइव करेंगे। कभी की कोई पेड़ लगा के उसके साथ में सेल्फी खींचो, उसको बढ़ते हुए को देखो,
उसके फ्रूट लगे उनको तोड़ के खा के देखो, वो जो रस आएगा, वो जो आनंद आएगा, उसका अनुभव कुछ अलग ही होगा, बहुत बहुत अलग होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसको क्या दे सकते हैं, उस पर विचार कीजिए, देने का प्रयत्न कीजिए। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं। मैंने 10+2 किया था, आर्ट से किया था, ग्रेजुएशन भी आर्ट से है। उसके बाद मैं फोर्स में रहा, जहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। उसके बाद एनएसजी में चला गया, कमांडो रहा, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में हूँ। तो सारे फील्ड अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म वाले नहीं कर सकते, साइंस वाले नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है। और एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर भी आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आता है। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे दादा पूर्वज ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, बीच में केमिकल वाली आ गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमें किसी भी पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना, होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, बढ़िया सिंपल सा। तो अपने फैमिली फार्मर बनाओ, जो फार्मर्स हैं उनको फ्रेंड बनाओ, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो भी सुदृढ़ हो, आपको अच्छा खाने के लिए मिले। और प्लीज कुछ प्रोजेक्ट बनाइए अपने। 2 काम आप अच्छे कर सकते हो प्रकृति को बचाने के लिए। फर्स्ट, पेड़ लगाकर, दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या आप कुछ कर सकते हो वो करने की कोशिश कीजिए, और बहुत मजा आएगा। आप एक बार करना शुरू कीजिए, बहुत आनंद आएगा। तो मेरी जो जर्नी थी वो नेशनल सिक्योरिटी से स्टार्ट होकर फूड सिक्योरिटी तक की जर्नी है आप लोगों के सामने। नमस्कार।